हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है। मैं S&P 500 का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है। प्लीज़ मैसेज में मुझे बता दीजिए सब लोग। ओके, चलिए स्क्रीन आ रही है। मेरा नंबर सभी के पास है, अगर कोई इशू होता है तो आप उधर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको रीड कर लूँगा। डायरेक्ट आप मैसेज पे कर सकते हो, या कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी होती है तो माइक का यूज़ कर रहा हूँ मैं। चलिए कल को रिवाइज करते हैं, कल जो हमने पढ़ा था। चलिए वॉइस और स्क्रीन दोनों आ रही हैं। कल जो हमने पढ़ा था हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं। और कोई भी इशू होता है आपको तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो सैम का है उस पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है या फिर कोई भी इशू होता है आपको। ये प्राइस एक्शन दिख रहा है सभी को, जो मैंने नोट डाउन किया है? जस्ट एक और मैसेज में आप लोग बता सकते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ये दिख रहा है ना? अभी आशुतोष, भीष्म जी, लव जी, ये दिख रहा है आपको? वॉइस आ रही है प्रॉपर? ओके ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा इंटरेक्टिव बना रहेगा ना, तो चलिए हम लोग बेसिक प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड ऑल वी नो दैट ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन जनरली फेल हो जाते हैं, नियरली 70% फेल होते हैं। तो जो 30% जो ब्रेकआउट हमारे सक्सेस होते हैं उनके पीछे के क्या लॉजिक्स हैं, उनको हम बैक टेस्ट कर रहे हैं एक एक स्टॉक पर। चार्ट पैटर्न्स को समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। अभी कल हमने एक चीज को नोटिस किया, ये हमारा यहां से जो ब्रेकआउट आते हैं उनको हम बोलते हैं पैटर्न ब्रेकआउट, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है उसका ब्रेकआउट हो रहा है। साथ में ये होते हैं स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। जो भी हमारा स्ट्रक्चर पॉइंट होगा, जो भी स्विंग पॉइंट्स होंगे, जब स्टॉक उनको ब्रेक करता है तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। हम कंडीशन देख रहे थे कि हमारा पैटर्न ब्रेकआउट एंड स्ट्रक्चर ब्रेकआउट अगर हमको एक ही जगह पे मिल जाता है तो वहां उस ट्रेड की एक्यूरेसी हमारी अपने आप बढ़ जाती है। और सिमिलर केस हमारा ब्रेकडाउन में भी होगा। ये ब्रेकआउट का केस है, सिमिलर केस ब्रेकडाउन में होगा। स्टॉक इस तरह से अप्रोच कर रहा है। अब यहां पे वो ब्रेक डाउन करता है। स्ट्रक्चर पॉइंट हमारे ये हैं। सबसे पहले वो चैनल को ब्रेकआउट करेगा, यहां से चैनल ब्रेकआउट होगा। और ये जो स्विंग बना है ये भी अगर साथ में ब्रेकआउट होता है तो हम इसको स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कहते हैं,
क्योंकि जो हायर हाइज है ना, ये जब ब्रेक करते हैं तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं और ये पैटर्न ब्रेक होते हैं। सिमिलर केस डाउन ट्रेंड के लिए भी है। अगर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट और पैटर्न ब्रेकआउट एक साथ होते हैं, देन उस ट्रेड की आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, उस ट्रेड की आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। ये हमने कल के सेशन में सीखा था। अभी जो बेसिक प्राइस एक्शन होता है उसमें हम वॉल्यूम्स और कैंडल के साइज को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए, वॉल्यूम्स को कैसे रीड करना है उसके बारे में भी बात करेंगे, और कैंडल स्टिक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जो भी कैंडल का साइज होता है, सपोज कैंडल का साइज ये है, काफी बड़ी कैंडल है, इस तरह से हमने एक सेकंड और थर्ड क्लास में आई थिंक एक चार्ट को हमने बनाया था। अभी आप देखोगे तो यहां से जो बायर्स ने बाई किया है वो सीधे ऊपर ले जाके क्लोज कर रहे हैं प्राइस को। प्राइस बहुत ज्यादा डाउन आई नहीं है ना, रिजेक्शन है दोनों तरफ से, और इस कैंडल ने काफी कुछ अचीव किया है, अचीवमेंट है इसके पास। बट अगर इसकी कंपेयर आप इससे करोगे तो इस कैंडल ने क्या ही अचीव किया है, क्या अचीवमेंट है इस कैंडल का। ये शुरू हुई ऊपर नीचे ले जाके, जहां से शुरू हुई वहां पे ही खत्म हो गई, दोनों तरफ से रिजेक्शन आ गए। तो जिस कैंडल ने कुछ अचीव किया है उसकी स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा रहती है। एग्जाम्पल दे देता हूं, दोनों तरफ के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ये ग्रीन कैंडल के लिए है। अब इस तरीके की अगर आपको रेड कैंडल दिखती है देन डेफिनेटली ये मोरोबूजी कैंडल है। इसको एक वाइड रेंज है इस कैंडल के पास, प्राइस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है। अब इसका कंपैरिजन जब हम इससे करेंगे तो डेफिनेटली ये कैंडल स्टिक ज्यादा स्ट्रांग है। हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं, और उसके बाद हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं, स्टॉक को ब्रेकआउट से कैसे पकड़ेंगे। हो सकता है क्लास लंबी चल जाए, बट वो पुल बैक की जो थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सारा कुछ खेल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में पुल बैक का होता है। ब्रेक आफ्टर ब्रेकआउट तो एंट्री करना ये काफी रिस्की हो जाता है। अभी हम कोई भी ले लेते हैं, कोई भी स्टॉक का नेम, एग्जाम्पल हम स्टार सीमेंट से ले लेते हैं। अभी मुझे आप ये बताओ, स्टार सीमेंट में जस्ट मैं इनको मार्क कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्टार सीमेंट में अगर आप कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे, ये कैंडल देखो आप, इसका कंपेयर करो आप इन कैंडल्स के साथ। इस कैंडल ने डेफिनेटली कुछ अचीव किया है, प्राइस को नीचे से ले जाके ऊपर की तरफ क्लोज कराया। और इन कैंडल्स की रेंज देखो आप, पूरी चारों पांचों कैंडल एक ही रेंज के आसपास लॉक होके रह गई। उसके जस्ट पहले की कैंडल स्टिक को देखो आप, और इन कैंडल्स को देखो जो उसके पहले जस्ट 3 कैंडल्स बनी हैं। या मैं बोल दूं ये कैंडल्स देखो, क्या अचीवमेंट है इन कैंडल का, इन्होंने कहां से कहां प्राइस पहुंचाया है। आप देखो 263 रुपए के आसपास प्राइस था, और ये एक कैंडल में 295 रुपए तक प्राइस पहुंच गया। कितना मूव आया प्राइस में,
प्राइस में नियरली 12% का मूव आया। अभी आप इन छोटी छोटी कैंडल्स को देखो, इनको हम टोटल मार्क कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक। अभी इन कैंडल्स की अगर आप रेंज देखोगे तो टोटल कैंडल्स की रेंज भी 5% के आसपास है। हम कभी भी आगे भी जब एडवांस डिमांड एंड सप्लाई हम पढ़ेंगे तो इसका यूज हमें हमेशा होगा हमारा। ये हमको एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है एक, जिसने कुछ अचीव किया है मार्केट के अंदर आके, बेकार नहीं गई है। कुछ ना कुछ तो बायर्स आए हैं जिन्होंने प्राइस को ऊपर ले जाके गए, ऊपर ले जाके क्लोज किया। अभी आपको जो लोग बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन के लेवल पर हैं उनको हमेशा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी कौन सी बेस कैंडल्स हैं, किस कैंडल्स ने कुछ अचीव किया है और कौन सी कैंडल ने का कोई अचीवमेंट नहीं है। हमेशा याद रखना है जो कैंडल में प्राइस का मूवमेंट ज्यादा हुआ है वो हमेशा एक एक्साइटिंग कैंडल रहेगी, बाकी सारी कैंडल्स बेस कैंडल्स रहेंगी। अब ये कैंडल भी अगर आप देखोगे तो आपको ये एक बुलिश कैंडल दिख रही होगी क्योंकि प्राइस में रिजेक्शन नहीं आया, बट जब आप उसके आसपास की कैंडल्स को देखोगे तो आप पाओगे कि इसने कुछ खास अचीव नहीं किया। उसी रेंज के आसपास क्लोजिंग इसने कर ली है। इवन इसको देखो आप, ये कैंडल भी, इसमें भी रिजेक्शन नहीं है, बट क्या अचीवमेंट है इस कैंडल का, 1% के अंदर क्लोज हो गई है। तो ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे आगे तो हमको इन चीजों को हमको फोकस करके चलना है। अभी ये देखो आप, ये कैंडल आपको ठीक दिखेगी, ये कैंडल ठीक दिखेगी, बट ये जो सारी कैंडल्स है ना इनका क्या अचीवमेंट है, कोई अचीवमेंट नहीं है। ये सारी बेस कैंडल्स हैं, इनको डोजी कैंडल्स बोल दो आप या जो भी इनको जो भी बोल सकते हो आप। हमको कुछ इस तरीके की कैंडल स्टिक चाहिए। नो डाउट इसमें थोड़ा सा रिजेक्शन आया है ऊपर नीचे से, बट प्राइस में बहुत बड़ा मोमेंटम था। इवन जब ये कैंडल बन रही थी ये भी अच्छी कैंडल है, इसके और इसके कंपैरिजन में ये सारी कैंडल्स बेस कैंडल्स हैं। और जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सी कैंडल हमारी बेस है और कौन सी कैंडल हमारी एक्साइटिंग है या जिसकी रेंज एक वाइड रेंज है, उसमें आप क्या किया करो, जो अगल बगल वाली कैंडल्स है ना उनके साथ उसको कंपेयर कर लिया करो। अगर उनके कंपैरिजन में उसने कुछ अच्छा अचीव किया है तो वो सारी कैंडल हमारी अच्छी कैंडल्स मानी जाएंगी। ठीक है, चलिए। कुछ चीजों को और एक्सप्लेन कर देता हूं। कभी भी जब आप पैटर्न ब्रेक पर ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा याद रखना है आपको, पैटर्न ब्रेक पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा जो आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा वो स्ट्रक्चर पॉइंट रहेगा, जो मैंने स्ट्रक्चर सिखाए हैं आपको, हमेशा याद रखना। अगर पैटर्न ब्रेक प्लस स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो नेक्स्ट स्विंग पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। जो भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, स्विंग या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, कल भी मैंने इसको बताया था, आज भी मैं इसको बता रहा हूं। अभी हम रिटेस्ट की थ्योरी को एक बार और देखेंगे, पैटर्न ब्रेक पर और स्ट्रक्चर ब्रेक पर। एटलीस्ट स्ट्रक्चर को 3 बार अंदर मूव कर जाने दिया करो। 2 बार जब मूव करेगा तो आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी और तीसरी बार भी उसको मूव कर जाने दिया करो। जिस तरीके से ये पैटर्न पूरा होता जाएगा ना, अभी आगे देखेंगे हम, आपकी कन्विक्शन उतनी हाई होगी। सपोज कोई स्टॉक इधर से इतना मूव किया है तो अभी इसको टाइम है इसको फिल करने में, जितना अच्छे से ये फिल होगा ना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी उतने अच्छे आते हैं। तो एटलीस्ट इसको 3 बार टेस्ट कर लेने दिया करो। इवन जब रेंज भी आप मार्क कर रहे हो ना, जितना टेस्ट करेगी उतना ज्यादा डिमांड, ये ऊपर से बायर्स और सेलर्स वीक पड़ते जाएंगे जितना टेस्ट करेगी।
बार बार टेस्ट करेगी, बार बार टेस्ट करेगी, फिर सडन एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना शुरू हो जाएगा। देखिए रेंज में जो रीटेस्ट होता है उसको तो आप इजीली समझ लेते हो। अभी देखो बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं और अभी मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा है उनका, क्योंकि मैं माइक लगाया हूँ, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं। डायरेक्टली वो लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे ज्वाइन करना है जिसे, बाकी लोग अब बाहर ही बैठेंगे। देखिए जब भी स्टॉक हमने देखा है एक रेंज में ब्रेकआउट, एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है और इसमें एक ब्रेकआउट आता है, तो वो इजीली उस रेंज को टेस्ट करने के बाद अपना डिसाइड कर लेता है कैसे जाना है। ब्रेकडाउन हो रहा है तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा और उसी रेंज को टेस्ट करके फिर से वो अपना लोअर हाइज बनाते हुए स्टॉक गिर जाएगा। बट जब चैनल की बात आएगी ना, जब चैनल्स बनेंगे, ये तो बहुत इजी होता है, इस तरीके से रीटेस्ट होगा। अब इधर करते लोग क्या है, तीन टाइप के लोग इधर आते हैं ट्रेड करने। पहला जो इधर पकड़ेंगे स्टॉक को वो होंगे हम, दूसरा कुछ लोग इधर पकड़ेंगे स्टॉक को, तीसरा कुछ लोग ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, फिर इस रेंज जब वो फिर से अपने स्विंग पॉइंट के पास जाएगा ना तब ब्रेक करेंगे। यहां भी हम होंगे, बट ब्रेकआउट होने के बाद हम नहीं होंगे। या तो यहां पकड़ेंगे हम, ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, 6-7% हम निकाला हमने, हम एग्जिट कर गए, या फिर ब्रेकआउट हो गया और हमने नहीं पकड़ पाया तो हम फर्दर प्राइस एक्शन देखेंगे कि किस तरह से स्टॉक में मूव आ रहा है, क्या ब्रेकआउट फेल हो रहा है क्या। अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा होगा तो हमारे लिए और अच्छा है, क्योंकि जब ब्रेकआउट फेल होते हैं ना उसके बाद नीचे आता है, फिर जब निकलता है देन 90% वो चलता है फिर। तो रेंज में रीटेस्ट होना बहुत इजी होता है, आप कैसे भी उसको ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक इस तरीके से रेंज में रहेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, फिर रीटेस्ट करेगा उसी रेंज को, जो पोलैरिटी मैंने समझाई थी आपको लास्ट क्लास में, और यहां से निकल जाएगा। आप यहाँ पे कहीं भी एंटर कर सकते हो। बट जब चार्ट बनते हैं ना तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों के बीच में कि टेस्ट किस तरीके से करेगा, ये रीटेस्टिंग किस तरीके से होगी। अब पैटर्न में हमेशा रीटेस्टिंग आपको दो तरीके से देखने को मिलेगी। पहला पैटर्न रीटेस्टिंग, दूसरा स्ट्रक्चर रीटेस्टिंग। नोट करते जाओ आप, ये सब लोग बहुत ज़्यादा काम में नहीं आएंगे, बट बेसिक जितना अच्छा आप नोट डाउन कर लोगे वो फ्यूचर में उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। अभी देखो स्टॉक यहां से निकलना शुरू हुआ, चांसेस हैं वो अपने जिस रेंज को उसने, जिस पैटर्न को उसने, जो पैटर्न फॉलो कर रहा था उसको टेस्ट किया और फिर जाके ऊपर निकल गया सेम डाउन ट्रेंड में। यहां से इसने ब्रेक डाउन किया, फिर उस रेंज को टेस्ट करके, जो पॉइंट है, जो ये लाइन आ रही है ना नीचे से, उसको टेस्ट करके फिर से गिर गया। चलो फिर से इसको समझते हैं। सपोज देखिए चार्ट पैटर्न अलग अलग बने हैं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं बताता हूं कैसे, इसका लॉजिक क्या होता है। प्राइस का बिहेवियर समझने के लिए जब आप हर दिन 100 चार्ट देखोगे, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक आपको, पहले उसको बहुत ध्यान से समझ लो। आपने 500 स्टॉक्स में मार्किंग कर दी है, मैं कह रहा हूं आप अभी सिंपल प्राइस एक्शन पे हो और ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देख रहे हो। आपने 500 स्टॉक उठाए और 2 हफ्ते तक आपने 2 वीक तक आपने मेहनत की और इन 500 स्टॉक में आपने अलर्ट सेट कर दिए। अलर्ट सेट करने पड़ेंगे आपको।
अभी क्या होगा, हर दिन आपके 10 से 15 स्टॉक्स के अलर्ट ट्रिगर होंगे, मैसेज आएंगे आपके पास, वो स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, इस स्टॉक में ब्रेक डाउन आ रहा है। अभी क्या करोगे ना, आप रोज वो उन 15 स्टॉक का प्राइस एक्शन देखोगे क्या बन रहा है, उन 15 में एनालाइज करोगे कि हो सकता है 15 में से 7 आपके चल गए और 7-8 आपके लॉस में आ गए हैं। तो उनका जो प्राइस एक्शन होगा ना, उनको आप देखना शुरू करोगे, यहां से आपकी बढ़ेगी ऑब्जर्वेशन। कभी आप देखोगे कि यार स्टॉक सीधा निकल गया, कभी एक पुल बैक के बाद निकला है, कभी स्टॉप लॉस कट करके निकला है, कभी सीधा नीचे गिर गया। तो ये देखते जाओगे आप अगले आने वाले 4-5 मंथ तक। और जो ये पैटर्न है ना, ये दिमाग में आपके सेट हो जाएंगे। लोग बोलते हैं ना कन्विक्शन कैसे आती है, कन्विक्शन ऐसे ही आती है, ये होता है प्रैक्टिस। आपको 10 चार्ट दिखाए जाएंगे, 10 चार्ट में आप सिर्फ 2 चूज करोगे, जबकि 10 में ब्रेकआउट होगा। आप सिर्फ उन स्टॉक्स को चूज करोगे, उन चार्ट्स को चूज करोगे जो आपके बैक ऑफ द माइंड में बने होंगे पहले कि यार इस तरीके का पैटर्न था, उसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसमें कैंडल स्टिक भी अच्छी थी, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, प्राइस ने भी इस तरीके से ब्रेकआउट किया था। तो ना ये सब आएगा प्रैक्टिस से। बहुत सारे लोग देखो, सब कोई एडवांस डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क नहीं करता है। बहुत सारे, मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन करके भी अर्न कर रहे हैं, बट उनके पीछे उनकी मेहनत बहुत है। उनको डिमांड एंड सप्लाई की नॉलेज नहीं भी है, फिर भी उन्होंने चार्ट देख देख कर उनको ये आइडिया हो गया है कि स्टॉक कहां से गिर सकता है। तो प्रैक्टिस का पूरा गेम है। आप रोज प्रैक्टिस करो, रोज 100 चार्ट देखो। ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ के बाद एक स्टॉक को जज करने के लिए सिर्फ आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे और आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और मुझे भी चार्ट भेजते रहो आप। अभी कहाँ थे हम? हाँ, अभी इस तरह से हमारा स्टॉक आ रहा है। हमने देखा हमारा स्ट्रक्चर भी वहीं पे है, हमारी सप्लाई भी कांस्टेंट है। यहां से ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहां पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट भी हो गया, हमारा चार्ट पैटर्न का भी हमारा ब्रेकआउट हो गया। अब यहां से स्टॉक निकला, रीटेस्ट करने के लिए आएगा यहां पे हमारा स्ट्रक्चर का भी रीटेस्ट हो गया, हमारे पैटर्न का भी रीटेस्ट हो गया, चलने के चांसेस हाई रहेंगे। थर्ड सिनेरियो समझो। सिनेरियो इसके 36 बनते हैं, उतना समझाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होगा, स्टॉक इस तरीके से निकलेगा और जो स्विंग होगा उसको ब्रेक करेगा और सिर्फ उसी को रीटेस्ट करके आगे निकल जाएगा। वो यहां नहीं आएगा, यहां तक नहीं आएगा वो टेस्ट करने। ये कब होगा? ये होगा जब जब मार्केट में मोमेंटम बहुत तेज होगा। 7 अप्रैल के बाद से आपने मोमेंटम देखा ना। आप कभी भी उसके बाद से कोई स्टॉक देखोगे ना, तो रीटेस्टिंग के लिए फिर वो बहुत ज्यादा नीचे आए ही नहीं, ऊपर के स्विंग पॉइंट्स को ही रीटेस्ट करके चला गया। अभी चलेंगे हम उसको पूरा बैक टेस्ट करेंगे, जो आप स्टॉक बताओगे उनको भी बैक टेस्ट करेंगे हम। अब सिमिलर केस हम ब्रेकडाउन में देख लेते हैं। सपोज इस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहा है, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां से ब्रेकडाउन आता है, वो स्टॉक जो चार्ट है हमारा, चार्ट पैटर्न जो हमारा बन रहा है उसको रीटेस्ट करके गिर जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा? ये जो स्विंग पॉइंट होगा यहां तक आएगा, इस स्विंग पॉइंट को रीटेस्ट करके वो फिर से गिर जाएगा। और ये होगा कब? ये होगा जब मार्केट में मोमेंटम होगा। मोमेंटम, सपोज डाउन साइड का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो वो फिर ऊपर नहीं आएगा रीटेस्ट करने, वो इधर ही से चला जाएगा। मार्केट साइडवेज है, तब जाके वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगा, इस रेंज को टेस्ट करेगा, फिर गिरेगा। एक और सिनेरियो समझ लो जो बहुत देखने को मिलेगा, आज निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हम उसको एनालाइज करेंगे किस तरह से हुआ। कभी कभी क्या होता है, ये हम, कोई स्टॉक है ऊपर नीचे जा रहा है, 2 पॉइंट्स मिलने के बाद हम चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, ये यहां से ब्रेकआउट तो कर लेता है, बट इसको इस तरह से भी टेस्ट कर लेता है। ये कभी कभी जब मार्केट में मोमेंटम स्लो होता है, तो इस जो ये लाइन रहेगी ना,
इसको रीटेस्ट करके आगे बढ़ता रहेगा और फिर ब्रेकआउट आएगा इसमें, या फिर इस तरह से भी साइडवेज हो जाता है फिर निकलता है। ये काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है इसमें। आज हम इसको निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये आज मुझे दिख रहा था, इसको हम बैक टेस्ट करते हैं, स्टॉक्स पर भी बैक टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम आएंगे पुल बैक थ्योरी पर, और उसके बाद आएंगे कौन से ब्रेकआउट चलेंगे, कौन से ब्रेकआउट फेल होंगे। जितना क्लास में कवर होगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, इतना सब बताने के पीछे का लॉजिक ये है कि मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। ये सिर्फ बेसिक प्राइस एक्शन बता रहे हैं इसको। जब इसके साथ एडवांस शुरू करेंगे हम, और भी उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच होगी, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करेंगे, वो सारी चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। बट जो भी हम क्लास कर रहे हैं इधर पे, उसको आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, जितने चार्ट देख सकते हो। एक टाइम आएगा कि वो सामने से चीजें आपको विजिबल हो जाएंगी। चलिए, टाइम फ्रेम आप इस तरीके से चेंज करते रहो। वन इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम रहते हैं 1, 3, 5, 15 और 75। और जब स्विंग ट्रेडिंग और उसके लिए आएंगे तो वीकली और डेली पे आएंगे हम। अभी ये देखो निफ्टी किस तरीके से, ठीक है, ये निफ्टी की एक रेंज बनी हुई थी और निफ्टी बराबर इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब आप इंडेक्स पे आओगे ना तो इंडेक्स में आपको ये चीजें बहुत देखने को मिलेंगी। चलो इसको भी हटा देते हैं। ये रेंज थी इसकी, ये इस पैटर्न में लॉक था। एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, उसके बाद ये तीसरी बार टेस्ट करने को गया। एंड नीचे से भी देखोगे तो 3-4 बार इसने टेस्ट किया। अभी क्या होता है ना, सपोज आपने ये रेंज को ड्रॉ कर लिया है, अभी जब इस रेंज के आसपास आ रहा है तो आप यहां पे शॉर्ट पोजीशन तो बनाओगे नहीं। और जब इस तरीके की कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है तब तो डेफिनेटली आपको एक कंफर्मेशन मिलती है कि यार ये जो हमारा पैटर्न आ रहा है इसी से सपोर्ट ले रहा है प्राइस। जरूरी नहीं कि इस पैटर्न का ब्रेक हो हम तभी ट्रेड करें, हम बॉटम से भी उठा सकते हैं इसको। और उसके बाद हमको एक अच्छी कैंडल भी मिली है। और लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं। छोटी छोटी आपको रेंज देखने को मिली। जब इंट्राडे करोगे आप तो 15 मिनट ही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। इसको इन्वर्स हेडिंग शोल्डर भी लोग कुछ बोलते हैं, सिंपल इसको ब्रेकआउट भी बोला जा सकता है। अब इसमें ट्रेड कैसे लेनी थी, सिंपल ट्रेड थी इसमें। मार्केट एक बार मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट में पुल बैक आ गया, अगेन जब जा रहा था ना इधर पे कहीं एंट्री प्लान करनी थी आपको, और सीधा निकलता है ये ऊपर। आज में जो एग्जाम्पल मुझे देना था वो पता नहीं क्यों मुझे इधर पे नहीं दिख रहा है। चलिए और दूसरे स्टॉक्स को बैक टेस्ट कर लेते हैं।
एक स्टॉक है, आप लोग भी मुझे भेजते जाइए। पटेल इंजीनियरिंग, चलो इसमें अच्छा ब्रेकआउट है। अभी देखो ये पटेल इंजीनियरिंग कहाँ से मूव किया है। लास्ट हमारा एक पॉइंट ये रहा जहां से प्राइस में एक डिसेंट अपसाइड आया था, लगभग 35% का। अगली बार जब पटेल इंजीनियरिंग आया, वहीं से मूव किया, और अपर रेंज भी इसमें काफी पुरानी, काफी टाइम से बन रही है। एंड हो सकता है स्टॉक यहां से निकले, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखो आप, अभी ये एक रेंज को बनानी इसने शुरू किया है, और भी इसे पीछे खींच सकते हो आप। अभी देखो इसमें करना क्या है, किस तरह से आप इसके प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करोगे उसको हम समझते हैं। हमने देखा कि पटेल इंजीनियरिंग में एक कैंडल स्टिक बनी थी मार्च अप्रैल के बीच में, वहां से प्राइस में एक डिसेंट मूव आया, वहां से रिजेक्शन आया, अभी उसी प्राइस पे सपोर्ट ले रही है। अब देखो दो तरीके हैं, आगे की जब क्लासेस में हम देखेंगे तो हम सीखेंगे कि जब इस तरीके से एक गैप डाउन के बाद एक ट्रेड बनती है, बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है, तो उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट तो आप इधर के आसपास कहीं एंट्री प्लान करोगे। स्टिल अगर मिस हो रही है, अभी इसमें करना क्या है हमको, रेंज भी काफी नैरो हो गई है, हम इसको ब्रेकआउट होने देंगे इस स्टॉक को, और हम इसमें एंटर नहीं करेंगे ब्रेकआउट के बाद। हम वेट करेंगे कि एक बार और स्टॉक नीचे आ जाए और यहां से निकलना शुरू हो। ये पटेल इंजीनियरिंग का मैसेज आपने किया इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। अभी हमारा कोई व्यू नहीं है इस पर, हम इसमें वेट करेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना ऊपर से नीचे तक, क्योंकि बहुत टाइम से बन रहा है, 1 साल हो गया है, तो इतनी आसानी से सेलर्स इसको जाने नहीं देंगे। पटेल इंजीनियरिंग में हम एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट के बाद हम वेट करेंगे एक बार इसमें पुल बैक आए और इस जो रेंज है ना इसको टेस्ट कर ले, या फिर जो इधर पे कोई स्विंग बनता है, अगर ये सपोज ये स्विंग बन रहा है इधर पे, तो यहां से ब्रेकआउट करके वो इस स्विंग को टेस्ट करे, उसके बाद अगर साइडवेज होके निकलेगा देन हमारी एंट्री बनेगी। अभी हमारी कोई एंट्री नहीं है। अगर आपको अभी भी स्टिल लगता है तो डेफिनेटली इस रेंज के बॉटम पे उठाना है इस स्टॉक को, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका, क्योंकि जिस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन हो रहे हैं, वीकली कैंडल का फॉर्मेशन है, अगर निकलती है तो एक ट्रेड बनेगी। तो या तो अगर आप उठा रहे हो तो इस रेंज के बॉटम के आसपास उठाना है, एक 2% का स्टॉप लॉस ले लेना है इसमें, अदरवाइज यहां मत बाई करना है इसे, या ब्रेकआउट पे बाई मत करना, एक बार पुल बैक आ जाने देना, उसके बाद जब ये इस रेंज को टेस्ट करेगा उसके बाद निकलने देना है इसे। ठीक है, चलिए और क्या प्राइस एक्शन देखते हैं इसमें। देखो रीटेस्ट किस तरीके से होते हैं, ये एक रेंज बनी हुई थी इसी स्टॉक में, प्राइस हमारा एक रेंज में लॉक था, थर्ड अटेम्प्ट में इसने ब्रेक किया, अब इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो आप, या रेंज ब्रेकआउट भी बोल सकते हो। ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने एक डिसेंट करेक्शन लिया और उसी रेंज के आसपास उसको टेस्ट किया और वहां से निकला। फिर देखो ये जो रेंज बन रही है ना, जब प्राइस इस रेंज को अप्रोच कर रहा है तब आप सेलिंग प्रेशर देखो इसमें कितना है। एक कैंडल आई, ठीक कैंडल आई, बट ये सेलिंग प्रेशर देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि सेलर्स इसको नीचे गिराने के मूड में नहीं है। 6 दिन हो गए हैं, 6 हफ्ते हो गए हैं, 6 हफ्तों में भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया है, उल्टा कैंडल स्टिक में नीचे से ही रिजेक्शन आ रहे हैं, ये देखो कैंडल को। तो ये सिम्टम्स होते हैं कि बायर्स एक्टिव हैं। तो इस रेंज पे आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, बुलिश कैंडल स्टिक का आपको फॉर्मेशन मिलता है रीटेस्टिंग पे, एंट्री करो इधर पे। स्टॉप लॉस कहां आएगा बताता हूं।
देखो, अगर एक लो रिस्क ट्रेडर हो, इमीडिएट बेसिस पे पैसा चाहिए, यहाँ एंट्री करो, उसी कैंडल का आप लो को स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। बेस्ट रहेगा अगर पोजीशन मैनेज करके चलते हो तो बेस्ट स्टॉप लॉस आपका इधर पे आएगा। ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, हमेशा याद रखना। जो स्विंग के नीचे के स्टॉप लॉस बनेंगे ना, ये बहुत कम हिट होते हैं। प्राइस आता है, हो सकता है एक और बार नीचे आ जाता, उसके बाद निकलता। बट अगर आपको ऊपर ही कोई अच्छा कैंडल स्टिक दिख रही है ना, जिसमें बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, तो आप उसको वहां पे एंट्री करो। और एक और मैं और अच्छा तरीका बताता हूं आपको। देखो, आप इसे, आप क्या किया करो, ये जो कैंडल्स बन रही है ना, आप इनमें एक चीज को नोटिस करोगे कि कोई भी कैंडल पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। एक मिनट में इसको चेंज कर लेता हूं कर्सर को, तो और ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी आपको। ये देख रहे हो आप, कोई भी कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है प्राइस। हर दिन नीचे अपने लो को ब्रेक करते आ रहा है। आपने देख लिया सेलिंग प्रेशर है नहीं, स्टॉक आ रहा है रिटेस्ट के लिए। सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हो काफी कम है, लो है। कैंडल स्टिक बुलिश बन रही है, ये कंफर्मेशन है ब्रेकआउट के। अब इसमें करना क्या है, जिस दिन लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो आप एंटर करो उधर, मोमेंटम दिख जाएगा आपको। ये कैंडल का हाई था हमारा, ये जैसे ही निकलना शुरू हो आप इधर एंट्री करो, इधर का स्टॉप लॉस डाल दो। ये जो कैंडल है ना, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल दो, यहां पे एंट्री करो। अपना 1:1 1:2 जिस भी थ्योरी पे आप वर्क करते हो उस पर आप आगे बढ़ो। खैर वो तो आगे की बात हो जाएगी। एंड काफी टाइम तक उसी रेंज ने सपोर्ट किया प्राइस को। प्राइस फिर आया, फिर उसी रेंज से बाहर निकल रहा है, फिर उसमें अपसाइड आया, फिर वो एक चार्ट पैटर्न में लॉक हुआ। ये देखो, अभी इसका रिटेस्ट करने तो आया ही नहीं, वो मोमेंटम इतना तेज था कि वो रिटेस्ट करने आया ही नहीं इस पैटर्न का। देखो, ये स्विंग पॉइंट था हमारा, प्राइस यहां से निकल रही थी। अगर मोमेंटम स्लो होता तो प्राइस इसको एक बार टेस्ट करती और फिर निकलती। और मोमेंटम तेज था तो स्विंग को उसने ब्रेक किया और स्विंग को रिटेस्ट किया और स्विंग से ही ऊपर चली गई। देख रहे हो ना ये टाइम रहा होगा, या तो कोई न्यूज़ का टाइम रहा होगा, या फिर पटेल इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा मोमेंटम, कुछ अच्छे रिजल्ट आए होंगे इसके। सीधा उसने उसके स्विंग को टेस्ट किया, ये स्ट्रक्चर को टेस्ट किया उसने, अपने पैटर्न को टेस्ट नहीं किया उसने, और सीधा ऊपर निकल गया। ठीक है। और ये भी जब देख रहा हो ना, कल भी मैंने बताया था आपको, जब भी बहुत पास पास स्ट्रक्चर पॉइंट होंगे ना आपके, और जब भी ये ब्रेक करेगा तो बहुत स्पीड से निकलेगा और सीधा इसको टेस्ट करेगा, ये सारे ब्रेक हो जाएंगे। बहुत जो पास पास सेलिंग इस तरीके से आती है ना, हमेशा वो एक बार में एक कैंडल में सीधा ऊपर जाता है मार्केट। इवन इसको भी देखोगे आप, बहुत सेलिंग जब भी स्लो आएगी ना, जब भी इस तरीके की सेलिंग आएगी, ये देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव सेलिंग बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पूरी सेलिंग आ रही है। जब भी इस तरीके की सेलिंग आएगी, या फिर इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा होगा बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बना के, तो एक बार में नीचे आएगा फिर, हमेशा याद रखना। और ये आपको कंफर्मेशन भी देगी कि जब भी सेलिंग स्लो हो रही है और आपका स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहे हैं, तो ये कन्विक्शन रहेगा आपके पास कि स्टॉक में अभी मोमेंटम शुरू होने वाला है। चलिए और स्टॉक देखते हैं हम। यात्रा ऑनलाइन, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजते जाओ, उन स्टॉक्स को एक बार हम लोग देखते जाएंगे।
उनके प्राइस एक्शन को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अभी जितने लोग आ रहे होंगे बाद में लेट, वो किसी का मैसेज नहीं देख पा रहे हैं हम। 2024 में स्टॉक लिस्ट हुआ है नवंबर 2024 में। अभी देखो इसमें क्या हुआ। देखो फर्स्ट एक चीज याद रखा करो हमेशा के आईपीओ स्टॉक को, अगर आपने आईपीओ में कमा लिया है पैसा, स्टॉक में मोमेंटम आ गया है, आईपीओ में लोग कंफ्यूजन हमेशा रहेगा आपको कि कब बुक करें, हम इसे बुक कब करना है। ठीक है, एक तो एक लोगों का तो माइंडसेट क्लियर रहता है कि भाई मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है ओपनिंग के साथ मैं बुक करके निकल जाता हूँ, वो अच्छा है। सेकंड, अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो हमेशा याद रखना है आपको आईपीओ स्टॉक में स्टॉक की ऑर्डर बुक आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर बुक कैसे मिलेगी? वो एनएससी से मिलेगी। फंडामेंटल एनालिसिस में हम सीखेंगे। ऑर्डर बुक और उसके प्रोजेक्ट्स आपको नहीं पता ना कि कंपनी कहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है, ऑर्डर्स उसके पास कितने हैं, तो आप कभी जज नहीं कर पाओगे कि इसका प्राइस कहाँ पे जाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको छोटा सा, आप समझ पाएंगे उससे। सपोज एक कंपनी का शेयर चल रहा है 500 रुपए पे, ठीक है, आईपीओ आया है कंपनी का। कंपनी के आईपीओ के बाद वो प्राइस चला गया 600 रुपए तक चला गया आपका। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कंपनी के साथ होने क्या वाला है, मैं होल्ड करूं इसको या एग्जिट कर दूं। आपने देखा ऑर्डर बुक, आपने देखा कंपनी है 2000 करोड़ की, 500 करोड़ की ऑर्डर बुक इसके पास पड़ी है, ज्यादा ही होगी। छोटी कंपनी के पास हमेशा ऑर्डर बुक आपको ज्यादा मिलेगी। तो आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 500 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है ना, इसको जब ये क्लियर करेगा ना, तो अपने आप स्टॉक में मोमेंटम तो आएगा ही आएगा। हमेशा याद रखना, अगर उन्हें उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं अगर उनको 1 साल में पूरा करना है तो उस 1 साल में उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमेशा याद रखना है इसको। हाँ, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, वो फंडामेंटल में देखेंगे। हम एक नोबल कंपनी की बात कर रहे हैं जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो इम्पैक्ट तो उसका आएगा आएगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपको, एक अपकमिंग स्टॉक के लिए, एक जो मैंने आप लोगों को बाई कराया था उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। हमने, आपको याद होगा, मैंने पीटी इंजीनियरिंग आपको बहुत बार रिकमेंड किया है कि इस स्टॉक को आप लोग होल्ड करके चलो। बहुत पुरानी बात है। ये देखो प्राइस कहाँ पे था स्टॉक का, 120 रुपए के आसपास था जब मैंने रिकमेंड किया था इसको। ये लगभग होगा इधर के आसपास कहीं। अभी क्या हुआ इस स्टॉक में, इसकी ऑर्डर बुक जो थी ना, इस स्टॉक की जो ऑर्डर बुक थी, तो ऑर्डर बुक इसकी छोटी सी कंपनी थी और 4-5 टाइम्स की ऑर्डर बुक थी इसके पास। मतलब 100 रुपए का जो शेयर है, इतनी 4-5 टाइम्स की उसकी इसकी जितनी मार्केट कैप थी उससे 4-5 गुना की ऑर्डर बुक। मतलब वो 600-700 तो दिख रहा था सामने से। 4 साल में पूरा करना था इनको पूरा अपना काम। तो ये चीजें दिख जाती हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड बने रहते हो। अभी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अकेला लेके बैठ जाओगे तो कहां तक होल्ड करोगे? 120 से 140 200 होल्ड कर लोगे। अभी देखो टेक्निकल एनालिसिस ने कहां पे हमें प्रॉफिट दिया। ये हमारा स्विंग पॉइंट था, स्टॉक ने यहां से बॉटम फॉर्मेशन शुरू किया। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों साथ चलते हैं। टेक्निकल हमें बताएगा कि प्राइस का बिहेवियर क्या है, फंडामेंटल हमें पेशेंस देगा कि हमको होल्ड कहां पे करना है। ये बॉटम का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ स्टॉक में, लिस्ट हुआ स्टॉक, उसके बाद गिरा और उसने एक सपोर्ट बनाना शुरू किया। ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद स्टॉक में हुआ मोमेंटम शुरू। ये देखो, ये कैंडल जब इस तरीके की कैंडल बनेगी ना, ये कैंडल्स देखो आप और ये कैंडल्स देखो, तो ये क्लैरिटी दे रही होती हैं कि मार्केट में अब या तो ये अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, बड़े प्लेयर्स एंटर कर गए हैं, जो भी आप इसको मानो। बट टेक्निकल लेवल पे आपको इस तरह की कैंडल दिखेगी ना
किसी अच्छे स्टॉक में तो वो एंट्री पॉइंट बनेगा बनेगा। हमने वेट किया अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का, वही 120 प्राइस है, अभी भी याद है मुझे, काफ़ी पहले की बात है। फिर हमने इसको होल्ड किया, इसको गया स्टॉक, देखो मोमेंटम इतनी तेज था कि रिटेस्ट नहीं हुआ स्ट्रक्चर पॉइंट, ऊपर से ही निकल गया स्टॉक, चलता गया चलता गया चलता गया। इस स्टॉक ने कितनी जर्नी करी, 1500 होके आया ये 120 से। ये देख लो 2000%, 1200% के आसपास का इसने रिटर्न दिया। मैं कह रहा हूं आप इतना नहीं करोगे, बट अगर जब हम ऑर्डर ब्लॉक का कैलकुलेशन समझेंगे ना, फंडामेंटल एनालिसिस में इसका पूरा कैलकुलेशन होता है कि अगर 10,000 करोड़ की कंपनी है और उसके पास 3,000 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं, तो स्टॉक प्राइस में कितना मूव आना चाहिए। जब हम उसको समझेंगे ना, तो आपको ये चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी कि स्टॉक कितना आगे तक जा सकता है। 120 रुपए इसका प्राइस है, तो इसको एटलीस्ट कितना टच करना चाहिए, वो चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो आपके अंदर एक पेशेंस रहेगा कि यार ये ऊपर नीचे तो जाएगा, बट ये जो ऑर्डर बुक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो अल्टीमेटली तो ये निकलेगा ना। हमें तो बस राइट प्राइस पे एंटर करना है, जब मोमेंटम शुरू हो जाए तब तक हम अपने पैसे को फ्री रखेंगे, दूसरे स्टॉक से निकालेंगे। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। चलिए, ये स्टॉक निकला, फिर मोमेंटम इतना फास्ट था कि कभी रिटेस्ट ही नहीं हुआ इस स्टॉक में। ये देखते जाओ आप, कभी रिटेस्ट नहीं हुआ। अभी जाके इसने बेस बनाना शुरू करा है, ठीक है, अभी ये पॉइंट बन रहा है, फिर इसमें मैं एंटर करूंगा। हो गया एक बार प्रॉफिट। जिस दिन ये मैं रेंज देख रहा हूं ना, मैं सेलिंग देख रहा हूं कि सेलिंग कुछ खास है नहीं इस स्टॉक में अभी। बायर्स ने देखो किस तरह से इसको क्लोज कराया एक दिन में ऊपर तक, यहां कहीं आएगा और मुझे यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मिलेंगे, एक अच्छी कैंडल मिलेगी मुझे, मैं इधर का स्टॉप लॉस डाल के एक बार एक रेंज प्ले करूंगा, वेट करूंगा या इधर से ब्रेकआउट हो जाए और सीधा जाके ये इसको टेस्ट करे 1500 को, और ये 1500 से भी निकल जाएगा जब निकलेगा, क्योंकि हाईली मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं ये। दूसरा, मैंने एक लिखिता के बारे में भी बात करी थी आपसे थोड़ा सा। अभी इनके जो ऑर्डर्स हैं, जो इनके प्रॉफिट आ रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं और होल्ड कर रहा है स्टॉक। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1200 करोड़ का, ठीक है। इसमें एक बार प्रॉफिट कर चुके हैं, आपको याद होगा अगर, तो हम लोगों ने इसको उठाया था 280 के आसपास और 320 इसने फिर टच किया, बट वो हमारा पॉइंट नहीं था, क्योंकि 2900 करोड़ की ऑर्डर बुक है इसके पास। तो हम वेट कर रहे हैं इसमें कि ये कब ट्रिगर होना शुरू होता है। ये जैसे ही ट्रिगर हुआ और वो सब न्यूज़ और वो सब की वजह से ये डाउन आ गया, तो ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है, जब निकलेगा बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ बनाओ और रेंज बनाओ, निकलो तुम इधर से, हम उठाएंगे तुम्हें। ये हमारे टारगेट पॉइंट रहेंगे। फर्स्ट इसको टेस्ट करेगा, सेकंड ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। कल भी देखो, हमने कल बात करी थी एक स्टॉक की, मैं मैसेज भी किया था आप लोगों को, जस्ट मैं भूल रहा हूँ, वोल्टास था, कौन सा था, जस्ट अ मिनट में देख लेता हूँ उसको। चलिए, आज हमने डावर और आईटीसी की भी बात करी थी, उसको भी देखते हैं। डावर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन से इधर पे बाहर निकला था, ये पैटर्न ब्रेक जो हुआ था उसको इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद जाके ये साइडवेज हो गया, ठीक है। अभी देखो इस स्टॉक में होना क्या है, ऊपर इसने बहुत अच्छी रेंज बना ली है। ये जो अपर रेंज बन रही है ना इसकी, ये बहुत प्यारी रेंज है। एग्जैक्ट रेंज जब भी बनती है ना, ब्रेकआउट भी बहुत अच्छे आते हैं। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक के आसपास, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इसके, मुझे लग रहा है कि इस जोन से कहीं, ये जो यहाँ से ब्रेकआउट आया था ना इसमें, इसको टेस्ट करने के लिए आया है। ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक में,
अभी देखो मैं बोलता हूँ ना कि जो नेक्स्ट स्विंग पॉइंट थे इसने सुई को टेस्ट किया, वहां से गिरा, यहाँ से ब्रेकआउट आया, नेक्स्ट स्विंग पॉइंट को टेस्ट किया, डबल टॉप बन गया, इसी की बात की थी ना हमने। अभी वेट कर रहे हैं कि इधर से अगर ये साइडवेज होता है तो ये बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी, क्योंकि और भी स्टॉक जब देखोगे ना आप एफएमसीजी के, तो सारे स्टॉक निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इवन आईटीसी भी देखो, बहुत ज्यादा जब साइडवेज होना शुरू हो जाए ना स्टॉक, तो मोमेंटम उसमें फिर बनते हैं। आईटीसी को भी देखो तो काफी टाइम से एक रेंज में लॉक है, ये देखो। आज इसके चार्ट भी शेयर करे थे, ठीक है। अभी देखो इसमें करना क्या है, इसमें अभी क्या करेंगे, ये जिस दिन इस रेंज को टेस्ट करेगा और यहां से अगर बुलिश कैंडल हमको मिल जाती है, एक ट्रेड हम इधर कर लेंगे, नो डाउट कर लेंगे। 2-3% का स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है, हम ट्रेड करेंगे और वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट होने का, क्योंकि ये जो स्विंग पॉइंट्स हैं आई एफएमसीजी में, जब भी ब्रेकआउट आएगा ना तो ये सारे इसको पहले तो इसको टेस्ट करेगा ये, उसके बाद निकल जाएगा, फिर ऑल टाइम हाई के पास ही जाएगा फिर। तो वेट करो, आईटीसी में चार्ट पैटर्न लगभग कंप्लीट होने वाला है इसका। और अगर यहां पे एंट्री मिस करते हो तो वेट कर लेना ये पैटर्न का, इधर ट्रेड करना फिर इसमें, ठीक है। चलो और स्टॉक्स देखते हैं हम। स्टार सीमेंट देख चुके हैं, केआरबीसी बोला है आपने, मैसेज करते जाइए, मैं देख रहा हूं सबके मैसेज। केआरबीसी अभी मोमेंटम में था, मैंने देखा था कुछ टाइम पहले। केआरबीसी कुछ और है स्टॉक का नेम, चलिए आप भेजिए, मैं देखता हूँ उसको। जिंका लॉजिस्टिक, देखो जिंका लॉजिस्टिक अगेन ये आईपीओ स्टॉक आपने मुझसे बोला है। ये एक रेंज बन रही है जो ब्रेक होने वाली है एक दो दिन में, क्या आज कल में ही ब्रेक हो जाएगी। इस स्टॉक में अगर आपको ट्रेड करना है बेटर रहेगा आपके लिए। देखो जस्ट स्टॉक ऊपर निकला, स्टॉक ब्रेकआउट करके नीचे आया है, अभी ना इसका हाई मार्क कर लो, जैसे ही निकलेगा ना एक ट्रेड करना। बट रिमेंबर आईपीओ स्टॉक 20-25% एक बार में भागते हैं, तो जब भी आप इधर ट्रेड करोगे ना इस स्टॉक में, ये लेवल मार्क कर लो इसका जितना भी है, जब भी आप इधर पे ट्रेड कर रहे होगे, स्टॉप लॉस लेके चलना है इन स्टॉक्स में, ठीक है। क्योंकि ये 20-25%, 50% कब निकल जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा, और ट्रेड कर लेना क्योंकि मोमेंटम आ रहा है इस स्टॉक में। छोटा सा ऐसे लेके छोटी क्वांटिटी, देखो क्या होता है ना, अगर कोई स्टॉक 20-25% भाग रहा है एक एक दिन में, लाइक एनएसडीएल, तो जरूरी नहीं है उसमें आप पूरे 2 लाख डाल दो, उसमें आप कम क्वांटिटी भी रख सकते हो, कम क्वांटिटी से आओ आप, क्योंकि रिटर्न तो उसमें ज़्यादा मिल रहे हैं ना। हमें अपना मैनेज करना है रिस्क। 2 लाख डालोगे और 20% का रिस्क आएगा, तो डेफिनेटली आप भी समझ सकते हो कितना प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए, फंस जाओगे, लॉस होगा, आप बुक नहीं कर पाओगे उसे। जैसे ये रेंज निकलती है ये 577 के आसपास, देख लेना एक अच्छी कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो जाए इधर पे। अभी जैसे ये 3 कैंडल्स बन रही है ना, एकदम साइडवेज टाइप की कैंडल है, जैसे ही बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होगा ना, एंट्री कर लेना उसमें, क्योंकि मोमेंटम बन रहा है इस स्टॉक में, आईपीओ स्टॉक है, निकल सकता है। सांगवी, सांगवी भी बहुत टाइम से मोमेंटम में है, एक ट्रेड मैंने की है इसमें, सांगवी मूवर्स में। लॉजिक भी देखो वही लॉजिक था, सिंपल लॉजिक था इस ट्रेड में, डिमांड एंड सप्लाई नो डाउट थी, बट ये देखो आप, ये एक पैटर्न में लॉक था बहुत टाइम से। अब ये पैटर्न में लॉक था ना, अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रक्चर पॉइंट कितने पास पास बनते जा रहे हैं। तो एक ये कन्वेक्शन होता है, जब बहुत सारे पास पास स्ट्रक्चर पॉइंट बनते हैं ना, तो सीधा ऊपर निकलता है वो स्टॉक, हमेशा याद रखना आप।
जाके आप बैक टेस्ट करो, कम से कम 25-50 स्टॉक को बैक टेस्ट करके देखो आप। जितने पास पास स्विंग्स बनेंगे, ये स्विंग्स ये स्विंग्स ये स्विंग्स ये स्विंग्स, उतनी तेजी से स्टॉक निकलता है और सीधा अपने हाई को टेस्ट करता है जहां से वो पैटर्न बन रहा है, जहां से वो पैटर्न का फॉर्मेशन शुरू हुआ है। अभी देखो इसमें एंट्री करने की क्या टेक्निक थी, और हम 1 आवर पे आ जाते हैं। मैं बोलता हूं कि अगर आप बॉटम से पकड़ोगे हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। ये क्या किया इस स्टॉक ने, इधर पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया ना, डबल बॉटम हम पढ़ चुके हैं, रेंज भी आपकी मिल गई, स्विंग भी लास्ट ब्रेक नहीं हुआ, डबल बॉटम करके निकल रहा है। कैंडल स्टिक देखो इसकी, क्या लॉजिक थे इसके पीछे के, लॉजिक बता रहा हूं मैं। चलो इसको पूरी को हटा देते हैं। सपोज ये यहां से गिरता हुआ आ रहा था, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, उसके बाद ये अपना लो को इसने ब्रेक नहीं किया, अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। ठीक है, ये देखो आप, जब भी सपोर्ट पे इस तरीके के आपको पैटर्न दिखने शुरू हो जाए ना, यहां से तो जो पैटर्न आ रहा था वो तो ब्रेक हो रहा है हमारा, यहां से जो पैटर्न बन रहा था वो भी ब्रेक हो रहा है, और यहां से हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि प्राइस ने डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं ये कैंडल, यहां से पकड़ लो, यहां का स्टॉप लॉस डाल दो। नहीं पकड़ पा रहे हो, इस कैंडल को देखकर देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, ये कैंडल देखो कितने परसेंट की है, 3-3.5% की, एकदम क्लियर कैंडल है ये, कोई रिजेक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं इसको ब्रेकआउट से पहले भी इस स्टॉक को पकड़ लोगे ना तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। स्टिल अगर आपने नहीं पकड़ पाया, आपने वेट किया कि स्टॉक को ब्रेकआउट करने दो, रीटेस्ट करने दो, साइडवेज होने दो, उसके बाद मैं पकड़ता हूं। अभी देखो इस स्टॉक ने क्या किया, स्ट्रक्चर को रीटेस्ट किया, यहां से ब्रेकआउट आया, उसके बाद आता है इसने सीधे अपने स्ट्रक्चर को टेस्ट किया, ये स्विंग पॉइंट था, उसके भी नीचे आता है, उसके बाद साइडवेज होना शुरू हुआ, यहां एंट्री बनती थी आपकी, यहां पे जब इसका हाई ब्रेक हो रहा था, या तो यहां पे एंट्री कर लेते आप। जस्ट मिनट में इसको क्लोज करता हूं। ये बहुत बहुत सिंपल ट्रेड थी, इसमें मैंने इसको बॉटम से उठा लिया था, नहीं कर पा रहे थे, जब रीटेस्ट करने के लिए आया था तब कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखते, जब रीटेस्ट करने आया ये कैंडल्स बन गई, मतलब अभी प्राइस साइडवेज है। उसके बाद आती है ये कैंडल, ये काफी कुछ कहती है, ये कैंडल ये काफी कुछ कहती है, आपका स्विंग भी ब्रेक हो रहा था, इधर कहीं आप एंट्री कर लिए थे। बहुत इजी ट्रेड थी इसमें, कहीं कोई लॉजिक वैसे बड़े लॉजिक नहीं थे। और डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पर भी जब मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा इसके पीछे एक और बड़ा लॉजिक था। देखो सिंपल वही अपने हाई के आसपास आ गया, कितना मोमेंटम बना है, 32% का मोमेंटम। कैरी कौन कर पाएगा, कैच कौन कर पाएगा इसको, वही कर पाएगा जो ये प्राइस एक्शन पिछले 20 दिन से देख रहा होगा, जो देख रहा होगा कि ये जो कैंडल स्टिक बन रही है ना, ये जो कैंडल स्टिक जिसने बनते हुए देखी है, ये कैंडल स्टिक, उसके दिमाग में सांघवी मोटर्स फीड हो जाएगा। क्यों मैं बोलता हूं चार्ट को देखते रहो, सपने में भी ये चार्ट देखने लगते हैं कि सांघवी मोटर्स इस बुरी तरीके से, इतनी गंदी सेलिंग आ रही है, इतनी बुरी सेलिंग आ रही है सांघवी मोटर्स में, ये तो मैं लालच देगा मन ही मन में अंदर। और फिर जब ऐसी कैंडल आएगी ना किसी दिन, ऐसी ये इस तरह की इस तरीके की कैंडल, तो ये काफी कुछ कह जाएगी। ऐसे मिलेगी बड़ी ट्रेड्स आपको, जब चार्ट देखते रहोगे ना आप, जब चार्ट देखते रहोगे एक लंबे टाइम तक, तो वो चार्ट आपके बैक ऑफ द माइंड में जाके वो सपोर्ट देना शुरू करते हैं आपको। वो जो पैटर्न है ना वो दिमाग में फीड हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब मैं ऑप्शंस के लिए बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि यार ये मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, एक बार ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद गिर जाएगा। अब उसके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक आप नहीं बता सकते हो क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूं,
बट मुझे पता है, मैंने 500 बार देख चुका हूं कि ये इस टाइप का प्राइस एक्शन होता है, तो प्राइस किस तरीके से फंसाता है लोगों को। मुझे पता है कि जब इंडेक्स साइडवेज हो जाता है तो लिक्विडिटी ग्रैब करता है किसी ना किसी तरफ की। ये सब चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। चलो, ये सांगवी मोटर तो बहुत अच्छी ट्रेड थी, ये जिन्होंने मिस करी। और थर्ड स्टॉक फिनटेक बोला है आपने, कौन? एल्गो, नाम ही समझ, हाँ, एल्गो क्वांट फिनटेक। देखो, ये वही सिंपल आईपीओ वाला स्टॉक है। अब इसमें क्या ही ट्रेड बताऊं मैं। प्राइस जब तक सेटल नहीं होता ना, तो आईपीओ वाले स्टॉक्स में थोड़ा डर रहता है। अभी देखो, आपने देख लिया फंडामेंटल्स अच्छे थे इसके। अभी क्या करना था, जो स्विंग बन रहा है उसको मार्क करो, वेट करो उसके ब्रेक होने का। सिंपल है, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपके पास इसमें पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है। इसको आईपीओ स्टॉक को ऐसे ट्रेड करे, ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। आपने ये अपना पैटर्न मार्क कर लिया, उसके बाद आपने वेट किया है इसके ब्रेकआउट होने का। कैंडल स्टिक बहुत अच्छी आ गई है, आप एंटर कर सकते हो इसमें। अगेन अगर नहीं एंटर कर पाए तो फिर से इसने बेस बनाया है, इधर एंटर कर लो। बस वही कर रहा है ये स्टॉक, बेस बना रहा है, ब्रेकआउट, बेस बना रहा है, ब्रेकआउट। अभी ये रेंज निकलेगी, कैंडल देख लेना, अगर अच्छी कैंडल वॉल्यूम के साथ आ रही होगी एंटर कर लेना। आईपीओ स्टॉक का कोई और लॉजिक नहीं होता है। और टाइट स्टॉप लॉस लेके चलना। जिस दिन इस स्टॉक में, कोई किसी भी आईपीओ स्टॉक में 5-6% का करेक्शन आना शुरू हो, आप एग्जिट कर लो उससे। इवन एनएसडीएल फिर देखा जाएगा 1-2 साल में, जब सेटल होगा तब देख लेंगे उसको। ठीक है, मेरा बताने, अभी ये भी देखोगे आप तो इसमें इसने स्ट्रक्चर को रिटेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मोमेंटम काफी है, नहीं किया। इसको भी नहीं किया, चला जा रहा है स्टॉक। और देख लेते हैं। वो फुली आज पुल बैक के बारे में भी मैं समझा दूंगा आपको, तो उससे काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये एक रिलायंस में एक ब्रेकआउट आया था बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पहले नहीं, कुछ टाइम पहले आया था। एंड स्टॉक फिर रिटेस्ट के लिए कभी आया नहीं उधर पे, है ना। इसने अपने सप्लाई जोन को टेस्ट किया ऊपर जाके। अभी देखो क्या है, प्राइस में जो सेलिंग देख रहे हो आप इधर पे, सेलिंग कुछ खास है नहीं। प्राइस आराम से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे। इसको टेस्ट करेगा ना, तो इधर से हो सकता है एक अपसाइड देखने को मिले। बट आप करना क्या है इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, मैं तो आपको बताऊंगा। वेट कर लेना, एक जो पहला स्पाइक आएगा ना उस पर एंटर मत करना, आप वेट कर लेना इसको साइडवेज होने के लिए। साइडवेज होने के बाद ये एक रेंज बना लेगा, उसके बाद ट्रेड करना आप इसमें। ये फिर से एक ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा। क्योंकि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है, अगर आप इसके मूव को आप ऑब्जर्व करोगे, तो ये यूनिडायरेक्शनल मूव करता है। ये ऊपर जा रहा होता है तो चला जाता है, गिर रहा होता है तो गिरता ही है। इवन ऐसे इंट्राडे में भी इसका बिहेवियर है। जिस दिन मोमेंटम आता है तो ये फिर भागता है ये स्टॉक, 80% ऑफ द केसेस में। चलिए, अब हम पुल बैक के बारे में बात करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ब्रेकआउट में पुल बैक ही है जो सब कुछ डिसाइड करती है। इसको समझ लेना, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी ब्रेकआउट से पहले पकड़ने में स्टॉक्स को। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखो, पुल बैक का मतलब है कहीं भी हम जा रहे हैं, थोड़ी सी अपनी जर्नी को पीछे खींचते हैं। 100 मीटर आगे बढ़े, 20 मीटर पीछे आए,
फिर आगे बढ़े 100 मीटर, फिर थोड़ा सा पुल किया हमने, या खींचना बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या होता है, सपोज कोई भी स्टॉक है, स्टॉक ने एक मूव शुरू किया, उसने 30% का मूव किया। अभी बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने यहाँ बाई किया, उनको 30% का मूव मिल चुका है, तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। तो स्टॉक में आता है फिर पुल बैक, सपोज इसमें 5 से 7% का पुल बैक आ गया। अभी पुल बैक से आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, जब भी पुल बैक आएगा थोड़े टाइम के बाद स्टॉक हो जाएगा साइडवेज। अभी आपको एंटर करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा इधर पे। अभी जब निकलेगा ना इधर से, फिर तो आपको कंफर्मेशन रहेगा कि अब पुल बैक के बाद फिर से ब्रेकआउट आ रहा है। एक्यूमुलेशन मैंने बताया था आपको, रैली, फिर कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन वाला पार्ट होता है। कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी स्टॉक ले लो, हमेशा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, इस तरह से स्विंग्स बनाएगा, वही हायर हाई हायर लोज में जाएगा। पुल बैक आना बहुत जरूरी है। पुल बैक आने के बाद देखो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट, हमको दो बेनिफिट हो जाते हैं। देखो कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। स्टॉक ने इस तरीके से मूव कर रहा है, तो हमको एक वैलिड स्टॉप लॉस मिल जाएगा इधर पे। अगर स्टॉक ने इस तरीके से मूव कर चुका है और आप इधर पे एंटर कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे इधर पे, बताओ आप। आपको कोई स्ट्रक्चर पॉइंट दिख रहा है क्या इधर पे? और हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बोलते हैं ना लोग, रनिंग ट्रेन में मत चढ़ना। ये रनिंग ट्रेन है, वो ये ट्रेन है जो एक बार रुक चुकी है एक स्टेशन पे, उसने खाना पानी ले लिया है, वो फिर से आगे बढ़ रही है। तो आपको पता है कि ये पॉइंट है जहां मुझे निकलना है, इस स्विंग के नीचे। बट इधर इस टाइप से कोई स्टॉक भाग रहा है ना, और उसमें पुल बैक नहीं आया, तो आपको कभी पता नहीं रहेगा कि वो कितना पुल बैक ले सकता है, कब पुल बैक लेगा, लेगा नहीं लेगा, या रिवर्सल हो जाएगा। हो सकता है बुर्ज खलीफा बन जाए स्टॉक का। कितने स्टॉक ऐसे होते हैं, बुर्ज खलीफा पैटर्न इसको हम लोग बोलते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, सीधे नीचे से ऊपर ले जाएंगे और फंसा के सीधे नीचे कर लेंगे। अब अगर आपको कोई स्ट्रक्चर पॉइंट ही नहीं पता है, तो आप एग्जिट ही नहीं कर पाओगे फिर। और स्टॉप लॉस डालोगे भी तो आप अपने माइंड में रख के डाल लोगे 5-7%। समझ रहे हो? पुल बैक का इंपॉर्टेंस बहुत है, इवन इन इंडेक्स ट्रेडिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग। पुल बैक पता क्या करेगा आपको, सपोज कोई स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है, ये ब्रेकआउट आ रहा है, मिल गया आपको वैलिड स्टॉप लॉस। अगर ये डायरेक्ट इधर से ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा फिर कि यार एक पुल बैक आ जाए स्टॉक में तो मुझे स्टॉप लॉस मिल जाए। अदरवाइज फिर तो फाइनल स्टॉप लॉस यही रहेगा आपका। ऐसे ब्रेकआउट हो गया स्टॉक में, आप कहाँ डालोगे इसमें स्टॉप लॉस? कैंडल के पिछली कैंडल के लो पे वो 2 मिनट में हिट कर देगा, 50-60% कर देगा। जब ऐसा ब्रेकआउट हो जाएगा तो बेटर है कि आप इसको अवॉइड कर दो, या फिर इतनी हिम्मत रखो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दूं, या फिर वेट करो कि प्राइस साइडवेज हो जाए, उसके बाद निकले, तब मैं इधर पे स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दूं, ये ट्रेड करूं मैं। पुल बैक को लेकर किसी को कोई क्वेश्चन मन में आए ना, तो मुझे मैसेज करते जाना। अभी अनम्यूट करूंगा तो उधर से मैं फिर से ले लूंगा सारे लोगों की क्वेश्चंस। और पुल बैक थ्योरी इंडेक्स में बहुत प्यारी काम करती है। जिनको ऑप्शंस में कंसिस्टेंट चाहिए, आज भी देखा होगा आपने, मैं 3 कॉल दी, तीनों कॉल मेरी ऑप्शंस की प्रॉफिट में गई हूँ, डिसेंट प्रॉफिट हुआ। 170 से 250 चली गई कॉल, फिर मैंने दिया विद इन 4-5 सेकेंड्स में, विद इन 4-5 मिनट्स में। अभी देखो पुल बैक के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार सीमेंट को ही ले लेते हैं, बड़ा स्टॉक है।
इसको बहुत अच्छे से समझो, अप्लाई करो। ब्रेकआउट के पहले ऐसे ही मिलेंगे, देखो। और एक चीज और होती है यार, कोई भी स्टॉक होता है तो कितना भी अच्छा स्टॉक है, कभी ना कभी वो थकता ही है। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि यूनि डायरेक्शनल चलेगा, वो थकेगा। पुल बैक कहाँ तक आएगा उसको हम एक इंडिकेटर के थ्रू समझेंगे, स्ट्रक्चर पॉइंट के थ्रू भी समझेंगे हम। अभी सपोज ये हमारी एक रेंज थी, ठीक है। स्टार सीमेंट में देखो कन्वेक्शन कैसे आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारी एक रेंज थी, हमने देखा कि स्टॉक रेंज में लॉक है, बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं सेलर्स के अकॉर्डिंग। वही डिमांड एंड सप्लाई जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे आपको ऑब्जर्व करना है। आपने देख लिया कि बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं, प्राइस फिर से जाके ऊपर जा रही है। अब आप यहां पे कहां पे एंटर करोगे मुझे बताओ। अगर सपोज ये पुल बैक ना आया ना होता और सीधा ब्रेकआउट होता, तो आपका वैलिड स्टॉप लॉस तो इधर कहीं आता। अगर ये पुल बैक ना होता, सपोज आपने इधर एंटर करे तो आपका 20% का स्टॉप लॉस बना। बट इस स्टॉक को देखो हुआ क्या है इसमें, प्राइस ने यहां से यहां तक की जर्नी करी। अभी प्राइस का जो स्टॉप लॉस है वो लास्ट स्विंग के नीचे हम यहां पे रखते हैं। बट जैसे ही हमारा पुल बैक आया स्टॉक में और फिर से निकलना शुरू हुआ, तो हमें दो चीजों का कंफर्मेशन हो गया। पहला तो रेंज को टेस्ट करके यहां से जो आपका कप एंड हैंडल बन रहा है वो बन गया, प्राइस में मोमेंटम शुरू हो गया, पुल बैक आ गया और बुलिश कैंडल्स बनने लगी। एंटर करो ना, ब्रेकआउट के पहले भी एंटर कर लोगे तो भी लॉस नहीं खाओगे उसमें, बता रहा हूं मैं। एक अच्छी कैंडल आपकी रेंज के जस्ट पास में क्लोज कर रही है ना, यहां पे ब्रेकआउट होने से पहले भी पकड़ लोगे, स्टॉप लॉस नीचे का डाल दोगे, लॉस रेयर हो जाएंगे आपको। पुल बैक आया ना, ये पुल बैक ने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि ये स्टॉक अब निकलने की तैयारी में है। ऊपर गया, फिर पुल बैक आया, फिर निकला ये स्टॉक। जरा सोचो, जरा सोचो, अगर ये इस पुल बैक को हटा दो आप, ये तीन चार कैंडल्स को हटा दो, सीधा प्राइस में यहां से यहां तक का मूव आ गया है। अब ये एक रनिंग ट्रेन है, आप इसमें एंटर कहां कर रहे हो। आपने देख लिया यार बहुत मूव आ रहा है स्टार सीमेंट में। अब ये देख रहे हो रेंज से 18% ऊपर निकल गया स्टॉक। बट पुल बैक आएगा ना तो आपको एक बेटर एंट्री का मौका देगा। आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। एक्यूमुलेशन हो गया, ब्रेकआउट आ गया, रैली आ चुकी है। ये नीचे जो हुआ ये एक्यूमुलेशन का फेज था, ये रैली का फेज है, ये कंसोलिडेशन का फेज है। तो आपको पता रहेगा ये कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन इस रेंज को निकालेगा, इसके हाई को मार्क कर लोगे आप, अलर्ट सेट कर दोगे, जिस दिन इस रेंज को निकालेगा मुझे एंटर करना है इसमें। ऐसे ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी हो जाती है, बड़ी क्वांटिटी से आप उठाओगे इधर पे आपकी ब्रेकआउट इंट्राडे ट्रेड भी हो जाएगी। पुल बैक का आना बहुत जरूरी है, पुल बैक नहीं आएगा ना आप कभी जज नहीं कर पाओगे चीजों को। अभी सपोज आपको पता चल गया है कि चॉइस इंटरनेशनल स्टॉक बहुत भाग रहा है अभी, बट यहां से यहां तक की रैली ऑलरेडी आ चुकी है उसमें। ये चला गया 460 के आसपास से 700 की। अभी कहाँ एंटर करोगे आप और स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे, क्या पॉइंट रहेगा जहां पे आप एग्जिट करोगे। बट एक बार साइडवेज हो जाएगा ना, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता रहेगा कि मेरा एसएल ये है, ये स्विंग पॉइंट को नीचे में निकल जाऊंगा। इसीलिए पुल बैक का आना जरूरी है। इंडेक्स को देखते हैं हम आज। और जब पुल बैक आएगा ना तो वो कप एंड हैंडल वो सारे कुछ भी आपको दिख जाएंगे चार्ट पे। ये देखो प्राइस आज, प्राइस एक दो दिन से
निकलने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे गया और यहाँ से निकाला। ये जो लोअर हाइज बना रहा था अब ये हायर हाइज यहाँ पे कन्वर्ट हुआ क्योंकि लास्ट लो ब्रेक नहीं हुआ, और ये पुल बैक भी आ गया, ये आपका कप एंड हैंडल भी बन गया। आप इधर ट्रेड करोगे, आप इधर पे ट्रेड करोगे। ब्रेकआउट आने के बाद भी अगर आप इस कैंडल को देखोगे, मैं और लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूं, ब्रेकआउट आने के बाद भी एक पुल बैक आ गया, और पुल बैक के बाद अगर आप इन कैंडल्स को नोटिस करोगे तो ये बुलिश फॉर्मेशन कर रही हैं। ये देखो आप, अभी क्या प्रॉब्लम थी यहां ट्रेड करने में। कई मौके आप या तो यहाँ पे कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन को देखकर ट्रेड कर लो, या फिर जब फिर से अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, ट्रेड कर लो आप। क्या दिक्कत है इसमें बताओ। ऑप्शंस ट्रेडिंग जब करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट इसमें बेसिक प्राइस एक्शन भी इंडेक्स में बहुत अच्छे चलते हैं। चलिए अब इस रेंज को भी हम समझ लेते हैं एक बार। वन मिनट का टाइम फ्रेम था। आज जो कॉल बन रही थी ना, कैसे बन रही थी, निफ्टी में 1 मिनट का टाइम फ्रेम था और ये एक रेंज के अंदर लॉक था। लास्ट हमने देखा, आज का ये कल का है, जब का भी, चलिए ठीक है देख लेना जब का भी हुई है। हमने देखा कि सपोर्ट के आसपास से ही कैंडल में बुलिश फॉर्मेशन आ गया है और प्राइस हो गया साइडवेज। अभी ये देखो कितने अच्छे से इसने निकाला है, एंट्री आपकी यहां बन जाती थी। इवन मैं कह रहा हूं जब ये कैंडल बन रही होगी ना बुलिश, तभी आपके कान खड़े हो गए होंगे। आपने यहां एंटर नहीं किया, कोई बात नहीं, स्टॉक ने ब्रेकआउट देकर एक पुल बैक आया 1 मिनट पे, और फिर सीधा एक बड़ी कैंडल आई और रेंज के अपर पार्ट जो था उसको टेस्ट किया, रेंज की जो अपर रेंज थी उसको टेस्ट किया इसने। इतनी बुलिश कैंडल देखकर कोई एग्जिट नहीं करता है। जब ऐसी कैंडल्स आती है ना, लोग होल्ड करते हैं। स्टॉक गया ऊपर, निफ्टी फिर आया, उसने अपनी रेंज को टेस्ट किया, फिर निकल गया। लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप एनालाइज करना शुरू करोगे तब आप रिवर्सल अच्छे से फाइंड कर पाओगे। हायर टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी बहुत टाइम से एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में लॉक है, ये निकलेगा तो चलेगा। चलो जस्ट अ मिनट, डोंट नो क्यों हैंग हो रहा है ये। इंटरनेट का इशू